नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एनडीए का घमासान जारी है। हालांकि दोनों पक्ष बार-बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जो बिहार के चुनाव होने हैं आगामी नवंबर में। लेकिन कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अंदर खाने खींचतान जारी है। ये बार-बार जताने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। और कहीं न कहीं बार-बार बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जिससे जेडीयू के अंदर खलबली मच जाती है या उनके मन में संदेह पैदा हो जाता है, या हो सकता है कि अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा हो, जिससे जेडीयू को बार-बार ये कहने की जरूरत पड़ रही हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब मसलन अब जो पोस्टर लगाए गए हैं बिहार में, उनमें कहा गया है कि 2025 से 2030 तक नीतीश का राज रहेगा। अब ये कहने की क्या जरूरत थी? पोस्टर लगाने की क्या जरूरत थी? किसको वो ये मैसेज दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये इस पूरी कश्मकश पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी हैं। तो उनसे बात करेंगे। शैलेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे इसी पोस्टर वार पर आपकी टिप्पणी चाहिए। ये पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है जेडीयू को? धन्यवाद मुकेश जी। दरअसल ये पोस्टर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर में जो चुनाव है बिहार में, उसके लिए सीटों की बार्गेनिंग जो है वो ठीक से हो सके। इसलिए आप देखिए कि आजकल नीतीश जी जो है यात्रा पर भी निकले हुए हैं। वो हर जिले में, हर चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं और उसके साथ-साथ एक बड़े पैमाने पे ये पोस्टर लगाने का अभियान भी चल रहा है। मकसद सिर्फ इतना है कि कितनी सीटें जेडीयू को मिल पाएंगी। जो आप अगर 2020 का चुनाव देखिए तो दोनों जो है वो लगभग 50-50% यानी करीब 120 सीटें जेडीयू के पास थी और 120 या 123 जो है वो 2-3 सीटें इन्होंने छोड़ दी थी उनके लिए, उपेंद्र पासवान के लिए या मांझी के लिए, सॉरी कुशवाहा के लिए। और बाकी जो है जब चिराग पासवान को टिकट देने की बात आई, मांझी को टिकट देने की बात आई, तब भी अड़ गए थे नीतीश कुमार और बीजेपी को अपने कोटे से देना पड़ा था। अब जो बिहार का जो नेतृत्व है बीजेपी का, वो ये चाहता है, जो दिखाई दे रहा है कि इस बार बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़े। और स्ट्राइक रेट को भी अगर आप देखें तो जेडीयू के स्ट्राइक रेट। एक सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि नीतीश के मामले में कोई विवाद नहीं है? ये तो तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अगर कोई विवाद है या कहीं कुछ खींचतान है तो सीटों के बंटवारे को लेकर। नीतीश को नेता मानकर चलना, ये जो है पूरी तरह से बीजेपी की मजबूरी है। वहां पर जो बैलेंस है, पॉलिटिकल बैलेंस है, उसके बिल्कुल बीच में है नीतीश कुमार। अगर वो तेजस्वी यादव के साथ यानी आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो सरकार उधर बन जाती है, जब वो बीजेपी के साथ आते हैं तो सरकार बीजेपी की बन जाती है। तो इसलिए नीतीश को वो चुनौती नहीं दे सकते हैं, सिवाय इसके कि जो पहले चर्चाएं चली थी। एक बार उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय में चर्चा थी कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, या अभी गिरिराज सिंह ने एक नया प्रस्ताव रख दिया कि इनको भारत रत्न दे दिया जाए, यानी इनको कहीं से बिहार की राजनीति से विदा किया जाए, और अभी वो विदा होने के लिए तैयार नहीं रहे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं, या उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश अगर आते हैं तो स्वागत है। तो जाहिर है कि उनके पास एक दूसरा विकल्प मौजूद है। तो बीजेपी किसी भी हाल में नीतीश कुमार को खोल नहीं सकती। जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी अब चाह रही है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए महाराष्ट्र की तर्ज पर, और चुनाव के बाद ये उथल-पुथल हो सकती है। क्या उसी को ध्यान में रखते हुए जेडीयू लगातार ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव के बाद भी बीजेपी ऐसी हिम्मत न करे?
जी, बिल्कुल सही है कि बीजेपी चुनाव के बाद भी इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकती जब तक नीतीश को वो उनकी इच्छा के हिसाब से कहीं सेटल नहीं कर देते हैं, तब तक जो है उनके सामने मुश्किलें नहीं हुई। लेकिन बीजेपी जो है बहुत चतुर खिलाड़ी है। आप महाराष्ट्र चुनाव को अगर देखिए तो शिवसेना जो शिंदे का ग्रुप है, उस ग्रुप से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उनके टिकट पे खड़े कर दिए। ठीक है? और उसका नतीजा क्या है कि शिंदे अगर चाहे भी, तो जब चाहेगी बीजेपी अपने वाले जो एमएलए हैं, जिनकी संख्या काफ़ी बताई जाती है, उनको तोड़ देगी। तो इसलिए शिंदे की बहुत कोशिश की उन्होंने कि मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन उनको मानना पड़ा। तो बीजेपी दोनों काम कर सकती है। एक तो ये है कि इस बात के लिए सहमत करे नीतीश कुमार को कि वो कम सीटों पर लड़े, बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़े। मांझी जो है वो भी अलग पार्टी बनाकर खड़े हैं, तो उनको उपेंद्र कुशवाहा को और चिराग पासवान को, इन 3 लोगों को जो है थोड़ी ज़्यादा सीटें दी जाएँ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जेडीयू को कमजोर किया जाए, बीजेपी की ये योजना है। देखिए, बीजेपी की योजना हो या नहीं हो, लेकिन बीजेपी के सामने एक तर्क तो है ही कि जो स्ट्राइक रेट है, वो जेडीयू का बहुत कम है। मुझे लगता है शायद 43 सीटें। लेकिन आप जानते हैं कि पिछली बार स्ट्राइक रेट इसलिए कम हुआ था कि बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था जेडीयू को हराने, कई जगह नुकसान पहुंचाने के लिहाज से, और वो हुआ भी। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी के स्ट्राइक रेट से ज्यादा है। ये चुनाव में हुआ था तो बीजेपी अब देखिए एक और फोर्स वहां खड़े हो रहे हैं, अपने प्रशांत किशोर। तो वो जीतने की स्थिति में आए या नहीं आए, वो किसी को भी हराने की स्थिति में तो है। ये डिपेंड करता है कि वो कैसे-कैसे टिकट बाँटते हैं। जब इस बार उन्होंने टिकट बाँटा, एक मुस्लिम को टिकट दिया, वहाँ पर आरजेडी को की हार हो गई। उसके बाद एक एक और जहाँ तक मुझे ध्यान है दलित को टिकट दिया, वहाँ भी आरजेडी की हार हुई। एक जगह मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने बहुत अच्छा किया, आरजेडी की हार हो गई। तो कुल मिलाकर के यही काम वो जेडीयू के साथ भी कर सकते हैं। और पिछली बार ये सही है कि चिराग पासवान ने घोषित करके, खुल करके कहा कि मैं सिर्फ जेडीयू को और नीतीश कुमार की पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, और इसलिए उन्होंने उसी तरह से प्रचार किया और वो उसका नतीजा सामने आया। और बाद में आगे चलकर आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने बहुत सावधानी से, बहुत आसानी से चिराग पासवान के जो चाचा हैं, उनको किनारे कर दिया, जो कि सरकार में थे। उनको एक भी सीट नहीं दी और सारी 5 की 5 सीटें जो है, वो चिराग पासवान को दे दी। तो चिराग पासवान हो या प्रशांत किशोर हो, किसी को खड़ा करने की कोशिश तो करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को भी खड़ा करने की कोशिश बीजेपी ने की थी, लेकिन वो नहीं दमखम दिखा पाए। जीतन राम मांझी को भी खड़ा करने की कोशिश की थी, वो भी दमखम नहीं दिखा पाए। तो अब ये 2 लोग जो हैं, इनसे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है। और ये बात तो दबे स्वर में या बल्कि खुल करके कुछ लोग कह ही रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पीछे बीजेपी है, और उनका इस्तेमाल जो है वो बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से करेगी। जहां जरूरत हो आरजेडी को हराने की, वहां आरजेडी में उस तरह का कैंडिडेट दिलवाएंगे। जहां पर जरूरत हो वो जो है वो जेडीयू के खिलाफ तो उस तरह के कैंडिडेट दे सकते हैं। और एक तीसरी चीज ये है कि वो ये कहें कि ठीक है, जेडीयू से आपकी को जितनी सीटें चाहिए वो हम देंगे, लेकिन ये 50 लोग हमारे वाले जो है इन्हीं को अपने सिंबल पर लड़ाइए। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अगर 50 लोग लड़ेंगे तो जो जीतेंगे वो उनके साथ होंगे। बाकी अब देखिए बीजेपी के में 2 धाराएं हमेशा चलती रहती है। आप सम्राट चौधरी को देखिए, वो जो कुछ भी बोलते हैं उसमें एक स्वर ये रहता है कि नीतीश कुमार को हटना चाहिए, समय हो गया है। गिरिराज किशोर बहुत जोर शोर से बोल रहे थे। पहले तो साफ ही कहते थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब लगता है केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में या वहां की स्थितियों को देख करके वो थोड़ा शालीन हो गए हैं, तो अब उनको भारत रत्न बना करके, और वो पता नहीं उसके बाद क्या। ये बताइए कि अमित शाह के बयान से ये इस पूरी अफवाह को आप कहें या अटकलों को बड़ा दम मिला कि ये हम तय कर लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा।
और उसके बाद से जेडीयू के अंदर बेचैनी बढ़ी और लगातार इस तरह के बयान आने लगे। ये पोस्टर जो अभी लगाए जा रहे हैं उसके पीछे भी है। और एक दूसरा आकलन ये कह रहा है कि अब वो जेडीयू पर बीजेपी का शिकंजा कस गया है। अब बीजेपी के हाथ में जेडीयू ज्यादा आ गया है और नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बीजेपी से कनेक्ट हो चुके हैं और कभी भी बीजेपी चाहे तो पार्टी तोड़ सकती है, लेकिन अभी उसे इतना विश्वास नहीं है कि अभी पार्टी तोड़ेगी तो सरकार भी बना पाएगी, लेकिन चुनाव बाद ये स्थिति बन सकती है। बीजेपी तोड़ नहीं सकती है। देखिए, नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति की जो शुरुआत की थी, तब उन्होंने अति दलित और अति पिछड़ा का जो नारा दिया था, उसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग में जो गैर यादव जातियां हैं, उनको अपने साथ कर लिया। और ये जमीन की लड़ाई है। जमीन पर यादव वर्सेस जो अदर पिछड़े हैं, जिसमें खुद नीतीश की जो जाति है, जो उनकी जाति और उनके पैरेलल जाति जो कुर्मी है, कोयरी है, ये लोग जो हैं, ये भी यादवों के बाद काफी समृद्ध लोग हैं और इनके यहाँ जो शिक्षा है वो भी ज्यादा है और वो चाहते हैं कि नीतीश रहे। प्लस सवर्णों का एक वर्ग जो है वो भी नीतीश को चाहता है। उसको बीजेपी से एतराज नहीं है, लेकिन वो नीतीश के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। लंबे समय तक जो बिहार के भूमिहार है, चुनाव के बाद तो मतदाताओं की भूमिका खत्म हो जाती है, फिर नेताओं का मामला चलता है कि वो कौन किधर जाएगा। और बीजेपी के पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं, इतना धन धान्य है कि वो जो महाराष्ट्र में किया है वो जेडीयू के साथ भी कर सकते हैं। जेडीयू के साथ वो करने में जो समस्या है ना, कि महाराष्ट्र में उनको ऐसे लोग मिल गए थे जिन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप थे और ईडी को और सीबीआई को काम करने का पूरा मौका मिल रहा था। जेडीयू बिहार में उस लेवल का, उस स्तर का की चीजें नहीं है। शिंदे भी जो गए थे, अजीत पवार का तो बहुत साफ है कि वो पहली बार जब उनको वहां सरकार में लिया था उन्होंने, तो उनके खिलाफ जो केस थे वो वापस ले लिए थे। लेकिन शैलेश जी, आप जानते हैं कि कोई इस तरह के आरोप ना हो तो आरोप गढ़ लिए जाते हैं। हेमंत सोरेन को बेवजह उठा के जेल में डाल दिया गया, तो जेल में रख नहीं पाए। हाँ, एक बात, दूसरी बात जेल में नहीं रख पाए, दूसरी बात काफी बाउंस बैक किया हेमंत सोरेन ने। यही डर है ना वहां। अगर नीतीश पर कोई कार्रवाई करेंगे, नीतीश के दौर में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनकी फाइलों को सीबीआई वगैरह ने लेकर रखा हुआ है। भागलपुर में जो एक एनजीओ होता था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें जो सरकार के सारे डेवलपमेंट के पैसे उस एनजीओ को दे दिए गए और उस एनजीओ के जो एक नेता थी जिनकी डेथ के बाद ये सारा मामला खुला, तो उनके संबंध जो है, संपर्क जो है नीतीश कुमार से थे। और यही अपने आप में बड़ी गंभीर बात है कि किसी एनजीओ को विकास का सारा पैसा दे दिया जाए। तो वो मामला भी है। उस तरह के बहुत सारे मामले हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो आप देखिए ना कि नीतीश को वो टच करने की स्थिति में अभी नहीं है। दूसरा, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पोस्ट पोल की बात कर रहा हूँ। पोस्ट पोल में जब ऐसा स्थिति बन जाएगी तो नीतीश कुमार के सामने फिर ये विकल्प रख दिया जाएगा कि आप केंद्र में चले जाइए, गवर्नर बन जाइए। इस स्थिति के लिए बीजेपी को अपने बूते पर करीब समझिए कि 115-120 सीटें लानी पड़ेगी बहुमत तक पहुंचने। फिर तो अपने बूते पे तो फिर सरकार बनाए। अगर 120 आ गई तो 122-23 पे तो सरकार बन जाएगी। तो अभी वो 80 पे फंसे हुए हैं, 80 से ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। 70 में कुछ अभी सब ये सब जो जीते हैं उसके बाद में शायद 80 के आसपास पहुंच गए। तो जो भी हो, तो 70-75 से, और 70-75 पे तो आरजेडी भी है, तेजस्वी यादव भी है, तो उसमें अभी कोई गणित उनके सामने आ नहीं रहा है। एक ही गणित है कि वो धीरे से नीतीश कुमार को समझाएं और लाकर केंद्र में कोई जगह दें, फिर उनके जो लोग हैं वो वहां से टूटे। मतलब एक हम यहाँ से जो देखते हैं उससे अलग भी एक नेतृत्व है। बहुत सारे लोग जो
नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। ललन सिंह इतने दिनों में एक जाति के एक बड़े नेता बन चुके हैं। हाँ, लेकिन ललन सिंह की भाषा बदलती रहती है और कभी-कभी लगता है कि वो बीजेपी के साथ तो नहीं है। बीजेपी के साथ जाने में उनको उनके सामने समस्या ये है कि उनकी ही जाति के बहुत सारे लोग बीजेपी में नेता हैं और उनको वो प्रमुखता वहां मिल नहीं सकती। वो गिरिराज सिंह के बराबर जा सकते हैं क्या? इससे बड़े भी हो सकते हैं। ये तो नहीं, बीजेपी के गेम प्लान का हिस्सा है। गिरिराज सिंह बहुत बड़े ऑडिटर है। गिरिराज सिंह को आप बोलते हुए देखिए, ललन सिंह कोई ऑडिटर नहीं है। ललन सिंह जो है वो एक तरह से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक के बीच जो एक जननेता होता है, तो उसमें जननेता की क्षमता जो है गिरिराज सिंह में है और उस तरह के और भी कई लोग हैं, वो उनके लिए जो है ये एक बड़ी मुश्किल है। तो अभी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये रस्साकशी चलती रहेगी चुनाव तक। दोनों पक्ष दावा करते रहेंगे, सीटों के बंटवारे का मामला है और फिर उस पोल में मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनाने का भी खेल है। तो ये एक कशमकश चलती रहेगी, लेकिन ना बीजेपी छोड़ने जा रही है जेडीयू को और जेडीयू भी बीजेपी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, या वो छोड़ के जा सकता है? नहीं, अभी वो वैसी कोई स्थिति नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएं। जी, वो वहीं रहेंगे और मतलब ये है कि उसी में रहेंगे और जो झगड़ा और जो ये है दबाव की राजनीति भी वहीं चलती रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले अगर बीजेपी टिकट देने के मामले में जेडीयू को संतुष्ट नहीं कर पाती है, तब जो है वो पाला बदल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है वो चाहे जितनी बार चाहे वो मोदी जी के पैर छूते हों, चाहे वो बार-बार कसम खाते हों कि मैं अब नहीं जाऊँगा, लेकिन ये तो पहले भी कह चुके थे और फिर चले गए। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार अभी तौलने में लगे हुए हैं, परिस्थितियों को भांपने में लगे हुए हैं कि ये जा कहाँ रही है, बीजेपी के इरादे क्या है, मंशा क्या है, और जिस दिन वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब फैसला लेंगे इधर या उधर। वो जो एक कविता है ना, परिंदे अपना पर तौले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं, तो ये हवा में सनसनी रहेगी और ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि कोई भी भविष्यवाणी नीतीश जी को लेकर नहीं की जा सकती। नीतीश जी कोई आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। और बीजेपी के साथ तो है ही। मोदी जी के विरोध में खड़े हो गए थे 2014 के चुनाव के पहले और फिर उन्हीं के पास लौट करके गए, फिर छोड़ दिया, फिर लौट करके गए। 2025 के चुनाव के पहले विपक्ष उनको यानी गैर बीजेपी पार्टियां उनको प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बना रही थी और अचानक जो है वो खिसक लिए बीजेपी की तरफ। तो ये जो है उनको सत्ता संतुलन वो समझते हैं और बिहार में अभी चूंकि उनकी पूंछ बनी हुई है जी, तो इसलिए वो हिलेंगे। कुल मिलाकर ये कि ये सब चलता रहेगा और मीडिया कर्मियों को भरपूर मौके मिलेंगे कयास लगाने के, अटकलें लगाने के, और इस अटकलों के खेल में कब कोई बड़ा खेल नीतीश कुमार कर दे ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि उनके मुंह में नहीं पेट में दांत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।